तवील अरसा कैद में रहने के बाद बिलाखिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई मिल गई है। लेकिन नाज़रीन, इस रिहाई की 4 अहम नुकात हैं जो कि गौरतलब है। सबसे पहले कि कुरैशी साहब को रिहाई मिलने के बाद फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि उनके साथियों की मुतादिद बार गिरफ्तारी होती थी, यहां तक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उसके बाद उनकी जान छूटती थी। दूसरा अहम पॉइंट ये है, कुरैशी साहब ने अपनी रिहाई के बाद कहा कि उनको कैद तन्हाई में और तन्हाई के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। ऐसा क्या था जो कुरैशी साहब ने सोच रखा है और उस सोच की अक्कासी फिलहाल उन्होंने आज की मीडिया टॉक में नहीं की है। तीसरी बात यह है, वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के बाद आपको मुफस्सिल अपना जो लाएअमल है उससे आगाह करूंगा। तो जो कुछ खान साहब ने सोच रखा था, लगता यह है कि वो सोच इमरान खान तक पहुंचाई जाएगी और उसके बाद जो लाएअमल होगा वो सामने अवाम के रखा जाएगा। चौथा, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि उनके बाद पार्टी क़यादत कुरैशी साहब के हाथ में होगी। तो क्या जो कुरैशी साहब ने सोच रखा है उसमें क़यादत की तब्दीली भी है? रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा आज भी उनके हाथ में है। जब कैद तन्हाई में होते हैं तो चीज़ों पर सोचने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे और कुछ चीज़ें उनके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम दिया कि आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हिम्मत न हारें, हर गुरूब के बाद तुलू भी होती है, इस तुलू का इंतजार करें। इंशाअल्लाह मैं कल साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने पुलिस को यह हुक्म भी दिया था कि एमपीओ के तहत शाह महमूद कुरैशी को किसी और केस में गिरफ्तार न किया जाए। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तज़िया भट्टी साहब ने। भट्टी साहब शुक्रिया। भट्टी साहब, ये एक रिवायत टूटी है। कुरैशी साहब वो वाहिद लीडर हैं जो गिरफ्तार होते हैं, कैद तन्हाई में जाते हैं, गिरफ्तारी के बाद रिहाई का परवाना मिलता है लेकिन दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाता, बरक्स इसके कि उनके दीगर साथियों को बार बार रिहाई मिलने के अहकामात के बावजूद गिरफ्तार किया गया। ना ही कुरैशी साहब को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और जो हम बात उन्होंने की कि कैद तन्हाई में उनको सोचने का मौका मिला है। ऐसा क्या सोच बैठे हैं और ऐसा रवैया जो कुरैशी साहब के साथ दरबार रखा गया है वो किसी और के साथ नहीं रखा गया? वजूहात क्या समझते हैं आप? ये कप्तान का कहना है, बल्कि ये कप्तान ने बड़ा हैरत का इजहार किया जब 5 लोग उसे छोड़ के गए। उनमें डेफिनेटली उनको जो दुख हुआ वो हुआ आमिर कियानी का और शेरी मिजारी का, और क्या उसको कहते हैं कि लेकिन 5 लोग जो छोड़ के गए, जो नारे मारते थे लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के रहेंगे आज़ादी, जब वो गए तो कप्तान का एक दोस्त बैठा हुआ था उसके सामने, तो उसको जब उनकी इतलात मिली तो उसने उन 5 के नाम लेके कप्तान ने कहा कि यार ये इस वक्त यूं छोड़ गए, ये तो मुझे इस मौके पे ये कहते थे, इस मौके पे ये कहते थे, इस मौके पे ये कहते थे। तो सिंबॉलिकली फवाद का और बुज़दार का जाना और कप्तान के हवाले से ज़ाती तौर पे उनको आमिर कियानी और शेरी मज़ारी का जाना और सैफुल्लाह नियाज़ी का जाना डेफिनेटली एक बड़ा धचका था। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर, ये 3 हमेशा से इमरान खान के वो लोग थे पिछले 13 महीनों में जिनकी अगर इमरान खान साहब मान लेते और वो अपनी फ़ौज को मीर जाफ़र या मीर सादक ना बनाते, डर्टी हैरी तक ना आते और ये पूरा एक जो स्याह दिन और शर्मनाक दिन 9 मई ना आता, और तो आज सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती। अगर ये तीनों की चीज़ें मान लेते। आपको याद होगा पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो वो बात लीक हो चुकी और वो एक इंटरव्यू में भी आ चुकी, मुबैना इंटरव्यू में भी, क्योंकि उसकी तरदीद हुई कि उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ ने शाह महमूद कुरैशी को कॉल की, लाइव चल रहा था और कट होने वाला था, इमरान खान शुरू करने वाले थे और उन्हें कहा कि धरने से रोकें, शहबाज हुकूमत ने रिज़ाइन या जाने का फ़ैसला कर लिया है, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की।
तो शाह मोहम्मद कुरैशी और ये तीनों वो थे जो पीछे बैक डोर पे कोशिशें करते रहे, मगर जब अगला जलसा होता था तो वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती थी, फिर अगला जलसा होता था तो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती थी। शाह मोहम्मद कुरैशी और डेफिनेटली इमरान खान साहब उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं, जहांगीर तरीन साहब के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। फिर इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं पिछले एक हफ्ते के से मेरे ख्याल से 6, 7, 8 दिन पहले कि मुझे सबसे ज़्यादा तवक्को थी कि शायद परवेज़ इलाही और शाह मोहम्मद कुरैशी मुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन ये रह गए और जिन पे मुझे तवक्को नहीं थी वो छोड़ गए। तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, परवेज़ इलाही साहब, असद उमर साहब वो लोग हैं जो माइनस कप्तान अब अगले इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ कुछ बच जाती है या जो तहरीक इंसाफ लीड करती है अगले इलेक्शन में, तो इनमें से कोई एक होगा। और शाह मोहम्मद कुरैशी पर कितना ट्रस्ट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि जहांगीर तरीन के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं, और फिर बाद में भी जो 6 रुकनी कमेटी बनाई थी उसमें भी ये नहीं थे। तो लेकिन अब वो इमरान खान साहब इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर कर चुके हैं, और इमरान खान साहब इस वक्त आपको खबर देता चलूं कि ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि शाह मोहम्मद कुरैशी पार्टी को लीड करें और परवेज़ खटक लीड करें और असद उमर कोशिश करें हम इस मुश्किल वक्त से निकलें। अब वो मुज़ाकरात भी चाहते हैं, अब वो पछता भी रहे हैं कि मैं कौमी असम्बली से क्यों निकला, सूबाई हुकूमतें क्यों तोड़ी, और अब वो कह भी रहे हैं कि मुझे इतनी हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए थी अपनी फौज, अपनी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। ठीक, अच्छा, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कुरैशी साहब अगर लीड करते हैं भट्टी साहब, तो वो बड़ी अहम चीज आज एक चीज होती है, वो ये है कि कुरैशी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, कुरैशी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी उस तरह जरूरत नहीं पड़ी, और ये भी उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का झंडा आज भी मेरे साथ है। तो कहीं ना कहीं कुरैशी साहब को आशीर्वाद हासिल है ताकतवर हलकों का भी, और क्या उनको नॉड मिल चुका है कि ठीक है आप पीटीआई को लीड करें? इमरान खान ने तो नॉड दे दिया, लेकिन कहीं और से भी नॉड मिला है उनको कि हाँ आप लीड करें? अच्छा, ये इस सवाल पे आने से पहले आपको ये ज़हन में रखना होगा कि तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात थी 9 मई से पहले, अब उसके जो सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं वो 3 हिस्से होते नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा तो वो है जो जहांगीर तरीन साहब घात लगा के बैठे हैं, वैसे सदके जामा मैं अपनी सियासत दे कहते साड़ी सियासत दे सीने में दिल भी नहीं हुंदा, सिर दिमाग भी नहीं हुंदा, और अखां छया और वफा भी नहीं हुंदी, और वही यानी एक तरफ इब्न अल वक्त वो साइबेरिया के परिंदे उड़ते हैं और दूसरी तरफ गिद्धें और चीलें मौका शनास छिक्कू लगा के बैठ जाती हैं। तो एक तो वो है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जाएगा, एक को जरदारी साहब जो साउथ पंजाब पे जरदारी साहब फोकस करके बैठे हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने लाहौर में कहा है कि 20 से 25 सीटें, आज मैं 2018 से बेहतर हालत में हूं पंजाब में, और 20 से 25 सीटें मिल गई तो वो जो अभी एक सुना जा रहा है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का और मरकज़ बिलावल भुट्टो का, तो जो उनका प्लान है इस वक्त पीडीएम का, तो वो उसमें वो फोकस उधर वो साउथ पंजाब में वो करके बैठे। हो सकता है जहांगीर तरीन साहब आखिर एट द एंड ऑफ द डे कुछ सीटें जीत कर इलेक्शन जब होते हैं, मुझे तो पहले 8 अक्टूबर को होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब भी होते हैं तो वो जीत कर कोई उनको दे दें या उनके साथ मिल जाए। तीसरा धड़ा है जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक रहेगा सूबाई सतह पर भी और कौमी सतह पर भी, और चौथा धड़ा बाकी होगा जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की सरकर्दगी में होगा। और इस वक्त तक हम लोग तो आपको बड़े बड़े जाते नजर आएंगे, लेकिन वोट बैंक जाता नजर आ रहा है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वोट बैंक वाकई नहीं जाता नजर आ रहा, और वोट बैंक अभी भी कप्तान का है इस वक्त, इस घड़ी तक। तो अब ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसा लगता है, एक तजिया मैं कर सकता हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो काबिल कबूल है सारों को, और माइनस कप्तान के बाकी सारी चीजों पे आगे बात हो सकती है। और अच्छा, ये जो इन्होंने कहा कि मुझे इतनी बड़ी सोचने का मौका मिला जेल के अंदर, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अभी भी तहरीक इंसाफ में हूँ, गिरफ्तार भी दोबारा नहीं हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और इमरान खान से मुलाकात के बाद डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। ये आपको लगता है कि जो काबिल कबूल हुए हैं ये किसी अरेंजमेंट के तहत हुए हैं और यही पैगाम अब खान साहब तक पहुंचाया जाएगा? ये नहीं है कि ये किसी
अरेंजमेंट के तहत काबिल कबूल हुए हैं। ये है कि ये एक ऑप्शन रखा गया है कि ऐसा लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी अगर कप्तान को कायल कर लेते हैं और वो तहरीक इंसाफ को लीड करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है ये कंपनी चल जाए। अच्छा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो गिरफ्तारी दोबारा भी हो सकती है, नहीं हुआ तो बहुत सारे हर रोज छोड़ के जा रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं, तो वो एक दूसरा अरेंजमेंट होगा। लेकिन यस, यहां तक मैं आपसे एग्री करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और ताकतवर हलकों को भी और एक हद तक इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं उनको भी 80-90% उन लोगों को भी काबिल कबूल है। लेकिन बात सारी वही है कि उनकी जमान पार्क में मुलाकात कैसी होती है और उसके एंड रिजल्ट क्या होता है, और जो कुछ होता है उस पर तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी कायम रहते हैं या आगे लेकर चल पाते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं, ये अभी वक्त। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब को टेम करना बड़ा मुश्किल है, उनको किसी एक चीज़ पे, और ख़ास तौर पे इस बात पे कि आप पार्टी की लीडरशिप से अलहदा हो जाए। चले एक लम्हे के लिए, फ़र्ज़ के लिए भट्टी साहब वो हो भी जाते हैं, वोटर सेटिस्फाइड कैसे होगा? वोटर के नज़दीक तो पूरी तहरीक इंसाफ नाम ही इमरान खान का है, वो किसी और को कबूल कैसे कर लेगी? बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब जमान पार्क में जाएंगे, एक मंजर पेश, मैं और आप एक तस्दीक कर सकते हैं, हम कोई दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, मैं और आप बात करते हैं। फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी कल जाते हैं जमान पार्क, इमरान खान साहब के साथ बैठते हैं, जो उन्हें सोचने का मौका मिला, जो फवाद चौधरी साहब बकौल वो ख्वाजा आसिफ साहब वरगलाने गए थे, या जो भी उनको इस पूरा हुआ, इस पूरे दौर में जो उन पे गुजरी, वो जाके वो बताएं। और इमरान खान साहब जो काफ़ी हकीकतों का इस वक्त अदराक कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ों का इस वक्त वो उन नज़र सानी के मूड में नज़र आते हैं, तो अगर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आप बिल्कुल लेकर चलें, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब गारंटी दे देते हैं और आगे चलते हैं, तो इमरान खान साहब की दस्ते शफकत उन पे होगा। जब दस्ते शफकत होगा, वो पार्टी को लीड करेंगे, तो डेफिनेटली वोट बैंक उनके साथ होगा और फिर ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। और हो सकता है, वैसे एक मैं आपको बताऊं कि होना तो वही है जो वो उन दोनों ने चाहना है या तहरीक इंसाफ ने करना है, लेकिन अगर कप्तान इस वक्त मान जाए और फुल अथॉरिटी उन्हें दे और एक स्टेप पीछे हट जाए, तो उनकी सियासत नहीं खत्म होगी। ये मैं और आप दोनों जानते हैं, और हम इस पे बहुत दफा बात कर चुके थे कि कप्तान के 3 मसले हैं। एक नंबर 1 के मैं सब कुछ जानता हूं, नंबर 2 के मेरे अलावा वो कहते थे ऑप्शन ही कोई नहीं है, नंबर 3 इनसिक्योर थे वो हमेशा से, बुज़दार को नामजद कर देना, महमूद खान को नामजद कर देना, छोटे लोगों को बड़े ओहदे दे देना, खुद बड़ा रहना। हालांकि अगर आज भी वो, कल भी वो ये करते, टीम बेहतर करते, और आज भी अगर वो इनको आगे भी कर दें तो वोट उनका ही रहेगा। ये अब शायद अपनी सीट भी ना जीत सके उनके बगैर, लेकिन ये मुश्किल वक्त, ये कड़ा वक्त हो सकता है टल जाए या थोड़ा सा बेहतर हो जाए या आगे की तरफ निकल जाए। भट्टी साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर हम ये नून लीग वाला मॉडल ले लें, नवाज शरीफ नाहल हो गया, पार्टी सदारत से भी हाथ धो बैठा, लेकिन फिर भी लीड या कह लें कि फाइनल वर्डिक्ट नवाज शरीफ के ही होते हैं। इमरान खान को आप अलग कर कैसे सकते हैं? अगर कुरैशी साहब लीड संभाल भी लेते हैं, बागडोर संभाल भी लेते हैं पार्टी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पार्टी के जो लेटर हेड पैड पर दस्तखत उनके हो जाएंगे, शॉट्स तो फिर भी इमरान खान कॉल कर रहे होंगे। हाउ डज इट मेक डिफरेंस? बहुत ज़्यादा होगा भाईजान। जब फॉर एग्जांपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जमान पार्क में, या शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैं चेयरमैन हूं, मुझे चेयरमैन ने कहा है कि आप पार्टी लीड करें और आप आगे बढ़ें, और उनके पास पूरा मैंडेट होगा और उस मैंडेट के मुताबिक चलेंगे। मैं और आप हमेशा इस पर बहुत ज़्यादा बहस करते रहे, ये मरूसी सियासत या पार्टी का एक बंदे के इर्द गिर्द शख्सियत परस्ती, ये वगैरह वगैरह, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज शरीफ का नहीं है। भुट्टो का वोट बैंक है, बाकी रज़ा रब्बानी और बड़े बड़े लोगों का नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। मौलाना साहब जमात इस्लामी और उलमा इस्लाम है, और जमात उस्मान का इस्लाम का नाम मौलाना है। तो ये तो एक तयशुदा बात है। तो लिहाजा अगर देखें ना, इस वक्त चीज़ है कि शाह महमूद कुरैशी के पास सारा कुछ होगा, मुझे लगता है पूरा रोड मैप होगा, जो उनको वो कहते हैं मुझे सोचने का मौका मिला और काफ़ी मिला,
तो वो होगा। अगर उस रोड मैप पर इमरान खान इनसिक्योर ना हो और उन पे कहे कि गो अहेड, तो मेरा ख्याल है कि फॉर एग्जांपल बयानात इमरान खान साहब के और जैसे आशीर्वाद उनकी, ग्रीन सिग्नल उनका, तो बात बन सकती है। लेकिन जब हम कप्तान की तबीयत को देखते हैं, उनके माजी को देखते हैं, उनके फास्ट बॉलर होने वाले वो कैरियर को देखते हैं और उन पर जो असरअंदाज होने वाला घर का फैक्टर है उसको देखते हैं, तो फिर जरा सूरत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो मुश्किल तरीन सूरत हाल का उनको सामना है, मुझे लग रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी को गो हेड मिल जाए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशाद भट्टी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि वाह क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या खूबसूरत अदल है कि पहले जजों की तस्दीक की जाए, फिर कहा कि ऑडियो के सच्चे होने की तस्दीक करा लेते हैं। क्या बड़ी अदालत के जजों पर इस तरह इल्जाम तराशी करना इंसाफ है? उन्होंने सवालात की बौछार करते हुए पूछा कि ऑडियोज किसने प्लांट किए हैं। क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज कहां और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं? क्या इंडिबेल का पता चला? इस ट्विटर हैंडल का पता करें कि वो मुल्क से या फिर बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया और पैमरा से भी जवाब मांगे कि जजों पर इल्जामात की तशहीर कैसे की गई। कुरान पाक भी किसी पर इल्जाम तराशी से मना करता है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान आवान रोस्टम पर आए और हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज उठाया। उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन की TORs पर पढ़कर सुनाई और उमर अता बंदयाल ने यह भी वाजे किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है। मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का कहा जा सकता है, न ही चीफ जस्टिस या जज पर इल्जामात लगाकर उनके इख्तियारात कम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे फर्जी बात कर सकते हैं कि केस में उन्होंने कहा आपने मेरे अलावा 2 और जजेस पर भी एतराज किया है, क्या आप चाहते हैं कि बारी बारी सब पर एतराज किया जाए? क्या यह एतराज सिर्फ जुडिशल कार्रवाई पर बनता है या इंतजामी उमूर की अंजाम दही पर भी? उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत न करे। उन्होंने शिकवा किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजों पर एतराज नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लीक ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास से मुतालिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आप इस वक्त केस ये है क्या आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियोज बादी नजर में दुरुस्त हैं? क्या हुकूमत ऑडियोज की तस्दीक होने और दुरुस्त होने का मौक़िफ़ अपना रही है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या यह दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियोज लीक की और वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया? वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऑडियोज लीक से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ये इनसे मुतालिक मामला था? कानून के मुताबिक क्या बगैर तहकीकत जाने हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्ज़ाम लगा सकता है? क्या ऑडियोज की तहकीकात किए बगैर मीडिया पर इनकी तशहीर की जा सकती है? क्या ऐसे लापरवाही बरती जा सकती है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मदाखलत की, अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस न सुने। बगैर तहकीक बयान देने पर तो इस वजीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफी हो जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कोई भी इंडिबल हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर रिमार्क्स दिए कि ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, जिस जज को केस से हटाना हो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो, केस से अलग होने के पीछे कानूनी जवाज होते हैं। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होता कि कोई भी आकर कह दे कि फलां जज साहब फलां केस ना सुने। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज से मुतालिक दलाइल मुकम्मल होने पर ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है, जबकि कमीशन के खिलाफ बेंच तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जायजा लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जजों से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर सवालात में वजन है और क्या वाकई हुकूमती वजीरों मशीरों ने इस हवाले से हदूद से तजावुज किया। ऑडियो लीक्स आई जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की, वो सास कह रही है हाय राफिया, मैं जलसे में गई वहां लाखों लोग थे, तो आज ये कह रहा था अदालत में उमर अता बंदयाल कह रहा था कि आइन और कानून, जब टैपिंग हुई, जब ऑडियो टेप्स आई तो ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है किसी को टैप करना, किसी को टेप बनाना। क्या हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे
अपने अजीजों के कहने पे, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, बेटी बेटा, उनके कहने पे ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं। और उनके जो ये अजीज हैं वो किस तरह से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है बिल्कुल जो है वो यानी बेरब्त और जो है वो इतनी लूज गुफ्तगू जो है वो करते हैं और उनको कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। तो इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया कमीशन जो है, चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद की कि वो मेहरबानी करेंगे, अपनी जात को जो है इस चीज से परे रखेंगे और इंसाफ का जो तराजू जो है इस कमीशन के 3 जजेस के हाथ में रहने देंगे ताकि वो इंसाफ कर सकें। इसलिए इस मामले की शफाफ तहकीकात हों, ये पता चले कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं ये हकीकत में उन्हीं कैरेक्टर्स की आवाज़ें हैं जिनको ये मंसूब हुई हैं या ये मैनिपुलेटेड हैं, इंजीनियर्ड हैं। और रवायत ये कहती है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाए तो रवायत ये भी रही है कि अगर आप खुद उस मामले से मुंसलिक हैं तो आपको अलग कर दिया जाए। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं। इन पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो मौक़िफ़ है वो इस वजह से मजबूत है, उनका सवाल जो उठाना है वो इस वजह से वैलिड है कि जब इल्ज़ामात लगा दिए और खुद से वर्डिक्ट सुना दिया तो फिर कमीशन के हवाले से बात करने की जरूरत क्या थी। इल्ज़ामात पहले लगाए गए, तहकीकात के बगैर लगाए गए, जो कि सरासर ज्यादती और नाजायज साबित। आज तहरीक इंसाफ सख्तियों का शिकार है, पार्टी के लीडर टूट कर बिखर रहे हैं, कोई सिर्फ पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी के साथ सियासत को भी खैराबाद कह रहा है। लेकिन ये मनाजिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई नए नहीं है। जो आज तहरीक इंसाफ को देखना पड़ रहा है ये मनाजिर पीपल्स पार्टी भी देख चुकी है और मुस्लिम लीग नवाज भी। उस वक्त हमारे साथ वो सियासतदान मौजूद हैं इस वक्त नाज़रीन जो माजी के इन सियासी वाक़यात का चशमदीद गवा रहे हैं। इस वक्त कौन कौन सियासत से दामन छुड़ा रहा था, कौन छुप रहा था, कौन जाए पनाह तलाश कर रहा था। जावेद हाशमी इन तमाम राजों के अमीन हैं। इन्हीं से इन वक्तों पर कुछ उनकी कहानियां पूछेंगे। हाशमी साहब इंतहाई मशकूर हूँ कि इनके लिए वक्त निकाला। सर अर्ज़ ये है कि आप खुद अदवार देख चुके हैं, विटनेस कर चुके हैं। ये जो आज तहरीक इंसाफ रेत की दीवार की साबित हुई है और खजा के पत्तों की तरह बिखर रही है, आपने भी इससे पहले देखा कि मुशर्रफ का दौर था और मुस्लिम लीग नवाज हुक्मरान जमात वो भी ऐसे ही टूट फूट का शिकार हो रही थी। तो आज जो कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों में रेजिलियंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, वो साथ खड़े नहीं हो पा रहे अपने लीडर के, तो सर ये दौर तो फिर नून लीग पर भी आ चुका है। उनके लोग भी नहीं खड़े हुए थे, बल्कि लीडर खुद खड़े नहीं हुए थे, मुल्क छोड़ के भाग गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है, देखिए पाकिस्तान के अंदर की जो जमहूरियत की जंग है, इस तरीके की जंग दुनिया में कहीं लड़ी भी नहीं गई। 75 साल ही पाकिस्तान को हुए हैं और 75 साल रही से डिक्टेटरशिप है और 75 साल से ही पाकिस्तान के लोग कुर्बानियां देते आए हैं। इसलिए ये कहना कि आज कोई पार्टी कहती है कि उन्होंने कम दी थी, हमने ज़्यादा दी थी, बहुत सारे लोग जो शहीद हो गए जमहूरियत के अंदर, बहुत सारे कारकुन जिनका कोई आज नाम भी नहीं जानता। इसलिए उस बैकग्राउंड हमें देखना चाहिए। आज इसको मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग का, तो फिर तो तहरीक इंसाफ वाले एक दिन की मार पे सारे के सारे बैठ गए, पूरी की पूरी पार्टी बैठ गई। अब वो नजर भी नहीं आती कहाँ थी। और मुस्लिम लीग ने 8 से 10 साल तक हर कारकुन ने कुर्बानियां दी, कभी किसी ने कम, कभी किसी ने ज्यादा, कोई खामोश हो गया, कोई शहीद हो गया, कोई मारा गया, कोई जलावतन हो गया। पीपल पार्टी की जिद्दोजहद जो है वो भी उसकी भी हिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले अयूब खान के दौर की जो दौर है उसकी जो कुर्बानियां हैं वो आज अगर गिन के बैठेंगे तो इसको इसका कंपैरिजन ना करें। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, हमारे साथ मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप ये इसने हमारी जान नहीं छोड़ी। वो फिर हमें आपस में लड़ा देते हैं
कोई कहता है कि वो हमारे मुखालफों को अगर रगड़ा लग रहा है तो चलो ठीक लग रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, ये हम एक दूसरे को ना कहें। गलतियां हुई हैं बहुत सारी, लेकिन इसके बावजूद जो ये ताज है जमहूरियत का, ये तमाम पार्टियों के सर पे जाता है। आज तरीके साहब मुश्किल में है। उनके ये इमरान खान साहब ने उनकी रूट इतनी गहरी नहीं थी जितनी उन्होंने उनको लड़ाई के लिए तैयार किया कि वो जाके एस्टेब्लिशमेंट से लड़े, क्योंकि इमरान खान तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए हैं। तो उनकी पार्टी अभी खड़ी हो रही थी, वो खुद कहते थे ये मम्मी डैडी पार्टी है। इसलिए अब निकलने लग गए, लोगों ने मारे खाई हैं, स्टैंड लिया है। उनको अगर मार दिया जाए तो मैं उस पर भी मेरा दिल जो है आंसू रोता है लोगों ने कि मारे उनको भी खाई क्यों है। मार दिया जाए। और उन्होंने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, उन्होंने रेजिलियंस दिखाई है। ये पीटीआई रेजिलियंस क्यों नहीं दिखा पा रही? इसके लोग तितर बितर क्यों हो रहे हैं? ये पार्टी तो आपके सामने बनी है सर, इसकी फॉर्मेशन आपके सामने हुई है। क्या वजह है इसके जो लोग हैं पीटीआई के, वो थोड़ा सा भी यूं कह लें कि मुशक्कत सह नहीं पा रहे और छोड़ के जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, वो पार्टी है ही नहीं, वो नाम ही वो कहते हैं तहरीक है। तो वो उसके लिए इमरान खान ने जो उसके उनकी तरबियत की है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना जी। वो पहले एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया था कि हमारे किसी बच्चे को आपने हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये मम्मी डैडी हैं, ये एक आप डंडा लगाएंगे और सारी पार्टी मेरी टूट जाएगी। ये खुद इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे, फिर ये बातें वो हमें कोर कमेटियों में भी बातें बताते रहे। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो पार्टी जंगो जदल के लिए या जमहूरियत की जंग जीतने के लिए लड़ी नहीं थी। वो इमरान खान ने अपनी जातियात के इर्द गिर्द एक खड़ा किया था। वो उसके बाद वो उनको यकदम इमरान खान ने कहा कि आओ मैदान में और डट जाओ, और चले भी कहाँ जाओ, जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट से भी आगे जो हमारी पूरी की पूरी इज्जत के मकामात थे, शहर थे, जगह थी, चेक था, तो उसने उनको कहा कि चढ़ दौड़ो। वो इसमें वो बेचारे मारे गए, वो तो बच्चे उन्हीं के थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे थे, उनके घर की बेटियां थी। वो उन्होंने कहा कि हम जाके उठा के उनको बाहर फेंक देंगे, लेकिन ऐसा आसान होना नहीं था। क्यों ही अब आप जो अंदर बैठे हैं बाहर बैठे हैं, आप मेरी बात को बिल्कुल कौम को कहता हूँ, मुसलमान लीग वालों को कहता हूँ कि आप ये ना समझें, लेकिन ये 75 साल के अंदर काफिला बनता है और फिर भाग भी जाते हैं तमाम पार्टियों के लोग, लेकिन लोग खड़े भी रहते हैं। देखिए नवाज शरीफ के साथ जो असेंबली साथ थी, जब तक काफ लीग नहीं बनाई, मियाँ साहब मुल्क से बाहर नहीं गए, एक एमएनए ने भी मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आप सिर्फ लीडरशिप खत्म कर दें नवाज शरीफ की, आपकी असेंबली बरकरार रहेगी। अब एक महीने के अंदर हम असेंबली का इजलास बुला लेंगे, आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो असेंबली ने टूट जाना मंजूर किया, मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये अब भुट्टो साहब के जो शुरू के लोग थे वो तो चले गए, लेकिन लोगों ने कोड़े खाए, मारे खाई, खुद को अपने आप को तेल डाल के पेट्रोल डाल के लोगों ने अपने आप को आग लगा दी। पूरा इमरान खान की उसी की पार्टी भी नहीं है, ये सपोर्ट भी नहीं है। अभी तक वो वोट किया तक आया था, लेकिन उसने लड़ा दिया उनको। वो जंग जिस जंग के लिए वो तैयार ही नहीं थे, वो बैठ गए हैं। तो मैं फिर इन पार्टियों को कह रहा हूँ, पीपल पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, कि उनको आप
इस बात पे खुश ना हो, क्योंकि ये जंग अभी जारी है। 5-6 महीने के बाद शायद मुस्लिम लीग नून को फिर लड़नी पड़े, पीपल्स पार्टी को फिर लड़नी पड़े, फजलुर रहमान साहब को फिर लड़ना पड़े। इसलिए आपने कल मसाइल का हल ये होगा कि आप एक कंटेनर पे खड़े होंगे, इमरान खान भी उसको सबक सीख के आया हुआ होगा, और आप भी दिल से कह रहे होंगे कि हमें अपनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए जो एक गली का बंदा भी मिलता है उसको कंटेनर पे ले आए, वो जमहूरियत का कारवां होगा। उस वक्त हमारी फिर असल जंग शुरू होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, वैसे आपने तो बड़ी जिसे कहते हैं कि दूर की बात कर दी है हाशमी साहब, लेकिन नवाज शरीफ तो इमरान खान को दहशतगर्द समझते हैं। वो तो कहते हैं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो नहीं सकते हैं, और अब वो उनको लगता है कि माइनस इमरान करके ही मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको लगता है कि माइनस इमरान खान हो पाएगा, माइनस तहरीक इंसाफ हो पाएगी सर? नहीं, होने को तो हो जाएगा। इमरान खान मेरे ख्याल में वो अपना हारा कैरी कर चुके हैं। हारा कैरी कहते हैं जापानी जो खुदकुशी करता है। इमरान ने तो खुदकुशी कर दी है, हमने उसको भी जिंदा करना है, माइनस नहीं करना, क्योंकि हम ये देख चुके हैं। हम कहते थे बेनजीर जो है शहीद वो सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो मुल्क के अंदर अमरीकनों की कहने पे आई हैं और एटमी प्रोग्राम का स्विच ऑफ कर देंगी। फिर किया उन्होंने? नहीं किया। बेनजीर जब पाकिस्तान की वजीर आज़म बनी तो उसे पता था, बल्कि मिसाइल का निज़ाम कोरिया से वो ले आई बेनजीर साहबा ने। मियां नवाज शरीफ ने एटम बम चलाया। ये तमाम बातें उस वक्त कही जाती हैं जब तक हम एक दूसरे को मद्दे मुकाबिल होते हैं। जब हम ये समझेंगे कि हमारा मद्दे मुकाबिल कोई और है, वो भी अपने हैं। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है हमने उनको समझाना है और उनको भी समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स गार्ड वाले इंडिया के अंदर क्या जाके उन्होंने भी ट्रेनिंग हासिल की। शाहनवाज भुट्टो साहब ने और मुर्तजा भुट्टो साहब ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया था, मोहतरम बेनज़ीर ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। इसी तरीके से हमारे पख्तूनख्वा में वहाँ पे ज़ल्मे पख्तून बढ़ाई थी, आज़म होती वगैरह काबल के अंदर वो ट्रेनिंग लेके आए थे कि रेलों के पटरियाँ कैसे उतारी जाती हैं। आज हुई जो है एमपी, उनके लोग जो है आप देखें उन्होंने अपने एक एक बच्चे को शहीद कर दिया है। एक एक एमएनए और वो इफ्तिखार से हमारे एक एक आदमी शहीद हुआ है पाकिस्तान के लिए। मुस्लिम लीग से बढ़ के उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इतने ज्यादा खिलाफ थे एमक्यूएम के लोग, इंडिया के अंदर ट्रेनिंग लेते रहे, इसमें कोई शक है। लेकिन आज एमक्यूएम वो नहीं है। उनकी बात यह है कि अगर वो तमाम नफरतें आज जमा कर लें, एमक्यूएम वाली पख्तूनख्वा वालों के अंदर, बलोचिस्तान वाली, पंजाब के लोगों को जिस तरह बार बार मारा है, मियां नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला है, तो फिर डिसलाइकिंग या नफरत दिल में किसके लिए पैदा होती है? एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आज एस्टेब्लिशमेंट अगर ज्यादा इससे मारेगी, बढ़ाएगी किसी को मार के, मैं उनको भी कहता हूं कि आप भी सोच समझ के चलें। आप बहुत ज्यादा आप अपने जी ठीक। अच्छा, अर्ज ये है हाशमी साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं सर। 2 सियासतदान हैं, एक शाहिद खान अब्बासी और एक एजाजुल हक। इनको आपने नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियंस कहा सर, बल्कि इन्होंने इससे पहले आप पे आपकी उम्र और याददाश्त के हवाले से इन्होंने कुछ अजीब गरीब बात की थी। तो आपने कहा कि इन नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियंस के अलावा भी कुछ और इनको याद दिलाऊं। तो सर इस बात का क्या मतलब है सर? आप इनको क्या याद दिलाना चाहते थे? देखिए, याद तो मैं ये दिलाना चाहता हूँ, अगर मुझसे पूछते हैं, ईमानदारी से ये समझता हूँ कि इन लोगों ने मुझसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उनको सजाए मौत की सजाएं भी शाहिद खान ने बताई। वो तो एक चूंकि एक
मैं यही बात मैंने कर दी कि भाई लोगों को आपने भी इन मराहल से गुजरे हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा था, इसलिए मैं कह रहा था जो मेरी अभी जो बात आपने सुनी है कि आप अपने आप को अब थोड़ा सा ठंडा करें। हमारी पार्टी के साथ ये हुआ था, 8 साल में वो लोग चले भी गए थे। शाहिद खान जो मौत के आगे तो नहीं उसने अपना सर झुकाया था, लेकिन बाद में 8 साल वो क्या कितना लंबा करता रहता। इसी तरीके से बाकियों के नाम भी मैंने लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूँ और अपने आप को आपने कहा ये नॉन सीरियस है, बेहतर। तो शायद खान अब्बासी किस तरह से नॉन सीरियस है? आपको उनके किस रवैये से लगता है कि ये नॉन सीरियस है सर? मैं उसके वो मेरी जो छेड़खानी हो रही थी, वो जब नए नए आते हैं उन्होंने खुद पार्टी बनाई थी और उसका सदर था एजाजुल हक। तो अभी लेकिन टाइम के लगता है कि वो बढ़ के उन्होंने हमसे ज्यादा कुर्बानियां सबने दी हैं। परवेज रशीद ने दी हैं, हसन इकबाल ने दी है। आप पे भी दबाव था सर उस वक्त नून लीग छोड़ने का, जैसे आज पीटीआई छोड़ने वालों पे दबाव है? आप पे भी दबाव था सर नून लीग को छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल होने का? मैं किसी को आज तक जरूरत नहीं हो सकी मुझे कहने की, कोई किसी के बाप को भी जरूरत नहीं हुई। मुझे मुस्लिम लीग में था जब मैं टोटल रिडंडेंट हो गया, मुझे फालिज भी हो गया। मैं 5 मिनट के लिए भी मैं तो चला गया। लेकिन अब मैंने ये बताया उस बात को आप करें मियां साहब, आज एक आदमी भी कबूल करने को तैयार है नहीं कर रहे जो तहरीक इंसाफ से आएगा, लेकिन मुझे उन्होंने बिल्कुल बुलाया और फिर मुझे शामिल किया मुल्तान के जलसे के अंदर। फिर अदालत के अंदर सजा पाने से 2 दिन पहले मैंने कहा मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मुश्किल वक्त फिर हम पे है। मैंने कहा जी मैं जिस्मानी तौर पे भी मसाइल हैं, मैं मुश्किल। उन्होंने कहा नहीं, आपने ये जंग लड़नी है, कल आपको यहाँ पे इन रस्तों के अंदर हमें हमारी इतनी शदीद जरूरत होगी, तो आप पीछे रिटायरमेंट ना लें। आप उसको बात को याद कर रहे हैं, मियाँ साहब इस बात को खुद सुन रहे होंगे। मुझे तो उनके कहने पे मैंने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। एक स्टेज आती है तो मैं भी 4 आज के जेल में रिटायर हो जाऊं, लेकिन मियाँ साहब को बता दूं। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं रिटायर हो सकते। तो वो बातें कहाँ रह गई? ठीक है, ठीक है। मैं सर इस पे तो मजीद मैं क्या बात करूं, लेकिन मुझे ये बताइएगा सर, मैं बल्कि ज़िमनी सवाल है मेरा, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल ये 2 बहुत बड़े नाम थे, ये तक साथ छोड़ गए नून लीग का। शाहिद खान अब्बासी तक नून लीग का साथ छोड़ गए थे। सर मैं जरा जानना चाह रहा हूँ माजी के झरोकों में जाकर सर ये क्या सूरत हाल थी सर, ये लोग क्यों छोड़ के चले गए थे? ये गलत बात है, कभी छोड़ के नहीं गए। मैं छोड़ के गया हूँ, उन्होंने छोड़ी नहीं है जमात। अच्छा, बात ये है कि 8 साल थे, लोगों ने लड़ाई लड़ी। पहले 3-4 सालों में कुछ लोग चले गए, 3 सालों में उन्होंने कहा वो अपनी जगह पे वाक़या है। ख्वाजा आसिफ हो या हसन इकबाल हो, वो बेशक उन्होंने कभी पार्टी छोड़ी भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा डट के खड़े रहे। लेकिन जो फ्रंट आप पे आके लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है, तो वो कहता है कि मैं इस वक्त रिटायरमेंट 2-3 साल के लिए, फिर वहाँ जाके किसी ने मुलाजमत कर ली, कुछ क्या, लेकिन मुस्लिम लीग नून को किसी ने नहीं छोड़ा सिवाय मेरे। मुझे ये कहें, गलती कहें या कुछ कहें, या मैं अगर किया भी सही, तो आज मियाँ शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है, वो कहता है लोगों के सामने कि हमें 3.5 साल का इक़्तिदार, सिर्फ जावेद हाशमी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हम एक इक़्तिदार में हम बैठे थे, हम शुक्रगुजार हैं कि आज वो वजीर आजम है। मेरी बात को वो भी नहीं इनकार कर सकेंगे। बात ये थी, मेरा इससे नहीं है कि इक़्तिदार किसको मिलता है या नहीं मिलता। मैं जो पार्टी को मैंने तो छोड़ा,
आसन इकबाल या साद रफीक ने या राना सनाउल्लाह ने या ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कभी नहीं छोड़ा पार्टी को, खड़े रहे, लेकिन कभी सुस्त कभी तेज। हम मुसलसल उस वक्त लड़ते रहे, पार्टी जब तक मुश्किलात में थी लड़े, फिर मैंने छोड़ा उस वक्त है जब मियाँ साहब बरसे इक़्तिदार थे, मियाँ शहबाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार है थे, तो फिर मैंने और अपनी मेरी बेटी ने, दोनों ने उनकी सीटें उनको हवाले की और फिर हमने छोड़ा। अच्छा हाशमी साहब, अभी करंट स्टेटस क्या है सर? मरियम नवाज साहब आप पे तनकीद करती रही हैं, अभी जावेद हाशमी किस जमात का हिस्सा रहेंगे, किसका है, किसका आगे बनने जा रहे हैं सर? जरा करंट स्टेटस बता दीजिएगा प्लीज। मैं तो मुस्लिम लीग नून का हूँ, अदना वर्कर हूँ। मुझे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आपको जो कहें आपको वो ओहदा देते हैं, तो मैंने कहा ख्वाजा आसिफ मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो आप मुझे कौन सा ओहदा दे सकते हैं? अब तो मेरे ओहदे की बात ही नहीं है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।